नमस्कार। टीवी 24 के इस खास कार्यक्रम सीधी बात मानी के साथ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तमाम दर्शक जो देख रहे हैं हमें, इस नए एपिसोड में हम आपसे मुलाकात करवाएंगे दंतेवाड़ा के विधायक चैतराम आटाबी, जिन्होंने कांग्रेस के छविंद्र कर्मा को भारी मतों से हराया है। उप सरपंच की पद से शुरू किया उन्होंने अपने राजनीतिक करियर। लगातार राजनीति करते रहे। 25 साल की ये पूरी राजनीतिक करियर में उप सरपंच पद से राजनीति की शुरुआत करने वाले अटामी जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य भी रहे। अटामी जी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत स्वागत है अटामी जी हमारे चैनल में। अटामी जी के सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, चूंकि दंतेवाड़ा जो क्षेत्र है, खासकर बस्तर का एक वैसा क्षेत्र है जहां पे बड़े बड़े कल कारखाने हैं और नक्सल मुद्दे आए दिन छाए रहते हैं। चाहे नक्सली घटना हो या नक्सल मुद्दे की बातें हो, चाहे राजनीति की बातें हो, चाहे उद्योग की बातें हो, लगातार दंतेवाड़ा हमेशा टॉप पे रहता है। बस्तर क्षेत्र की बात करें, आइए हम तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे अटामी जी से। अटामी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और पहली बात यह कि चूंकि आप 25 साल से लगातार राजनीति कर रहे हैं और अभी आप जीत कर आए हैं, इन 25 सालों में आपने राजनीति में किस तरह से उतार चढ़ाव, कितने पड़ाव पार किए? सबसे पहले राजनीति में आने के पहले ही शुरुआत मैं ग्राम पंचायत में उप सरपंच, वार्ड पंच जीतकर फिर उप सरपंच बनने का मौका मिला। फिर उसके बाद जनपद पंचायत सदस्य बना। फिर उसके बाद जिला पंचायत सदस्य बनने का मौका मिला और तेंदुपत्ता में लघुवनोपज में डिवीज़न में यूनियन का जिला अध्यक्ष बनने का मौका मिला और ऐसे जन सेवा करने का अच्छा एक अवसर मिला। तो क्या जब आप पढ़ रहे थे तो आपको कभी लगा था कि मुझे राजनीति में आना है? जी, मुझे जब मैं पढ़ रहा था उस समय एक मुझ पर एक सेवा का एक भावना था। मैं ज़रूर सेवा करूँगा, जनता का, क्षेत्र का, ऐसे सेवा करने का एक मन में रहा। धीरे धीरे फिर भारतीय जनता पार्टी में राजनीति में शुरू से ही मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और पार्टी में रहकर मैंने शुरुआत किया। और भारतीय जनता पार्टी में संगठन में एक निचले स्तर होता है, शक्ति केंद्र, मंडल, मंडल में मंडल मंत्री, मंडल उपाध्यक्ष, ऐसा। और जब जिला में पहुंचा, जिला मंत्री, जिला महामंत्री, फिर भारतीय जनता पार्टी में जिला में जिला अध्यक्ष का जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ आज। बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा चीज़ भी समझना चाहूँगा, चूँकि दंतेवाड़ा जो क्षेत्र है पूरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में राजनीति करना और लोगों तक जाना एक बेहद कठिन काम होता है। बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक तरह जिम्मेदारी का काम है। डर भय का वातावरण होता है, लोग मिलना नहीं चाहते हैं। और खासकर अगर नक्सल क्षेत्र की बात करें, आए दिन अगर 25 साल में की बात करें तो 25 साल में दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्र में बहुत सारी घटनाएं भी हुई हैं। तो कितना मुश्किल रहा है इस दौर में आपको लोगों तक पहुंचना, राजनीति करना? दंतेवाड़ा जिला में बहुत ही एक चुनौती का जिला है, क्षेत्र है। बहुत बड़ी एक चुनौती लेकर लोगों तक जाना होता है। आप सब जानते हैं दंतेवाड़ा पूरा जिला अंदरूनी क्षेत्र नक्सलियों से प्रभावित है। फिर भी हम अंदर अंदर गाँवों में लोगों से मिलना और सरकार की जन कल्याणकारी योजना को लेकर लोगों तक पहुंचने का कोशिश करते हैं। और वहाँ पुलिस प्रशासन के सुरक्षा के माध्यम से ही हमको अंदरूनी क्षेत्र में जाना संभव होती है। लेकिन मैं आपकी खुद की भी बात करूं, आपका भी अपना परिवार है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। आपको
क्या लगता है कि आखिर क्या ऐसा विषय है जिसके प्रति, जिसको लेकर नक्सल उस क्षेत्र में लोगों का विकास या उस क्षेत्र का विकास होने देना नहीं चाहते हैं? अभी मैं जहाँ रहता हूँ उधर निश्चित रूप से लोग तो चाहते हैं सरकार की योजनाएं वहाँ तक अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, फिर भी कहीं न कहीं सरकार की विकास को लेकर बीच में रोड़ा आते रहता है और वहाँ पर पूरी नहीं पहुँच पाती है। और अभी सरकार अपने स्तर पर पूरा कोशिश कर रही है कि पूरे सरकार की योजना को लेकर आखिरी अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजना को लेकर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का पूरा प्रयास सरकार ने कर रही है। जी, वर्तमान के बस्तर को देखते हैं और आज से 20 साल के बस्तर को देखते हैं, क्या अंतर नज़र आता है आपको? आज से 20 साल पहले का बस्तर को हम देखते हैं और वर्तमान बस्तर को देखते हैं। 20 साल पहले ये कुआं के आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण वहाँ के लोग अपनी परंपरा, अपनी रीति नीति से वहाँ पर सामाजिक व्यवस्था से बहुत ही अच्छा काम करते थे। उसके बाद 20 साल के बाद फिर ये नक्सल समस्या आने के कारण कहीं न कहीं अपनी परंपरा और अपनी वहाँ के लोगों ने उससे थोड़ा दूर होते गए। तो 20 साल और ये 5 साल के पहले अभी 20 साल के बाद अभी तक का वहाँ का समस्या आम आदमी के साथ एक उनके मुसीबत खड़ा किया है। और आज देख रहे हैं जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आज निश्चित रूप से सारे रोड में गाड़ियाँ चल रही है, आना जाना चल रहा है। अभी इस प्रकार की समस्या नहीं है, ये स्थिति है अभी। नहीं, फिर भी जैसे अगर दंतेवाड़ा क्षेत्र की हम बात करें, वहाँ पर एनएमडीसी का एक बड़ा उद्योग क्षेत्र है जहाँ पे आयरन और काफ़ी होता है और बड़े उद्योग है वहाँ पर। लगातार ये भी रहा है कि उस क्षेत्र में स्थानीय लोगों को जो है प्राथमिकता नहीं दी जाती, नौकरी नहीं मिलती, लोग बाहर से आके वहाँ पे नौकरी करते। कभी आप लोगों ने इस विषय में बात नहीं की कि वहाँ पे जो बेरोजगार की समस्या है उसको भी हम ठीक कर लें? हाँ, वास्तव में ये बात तो सच है। हमारे दंतेवाड़ा ज़िला में एक लोह नगरी बैलाडीला है और वहाँ पर केवल स्थानीय लोगों को एक लेबर सप्लाई होता है। वह लेबर सप्लाई तक ही वहाँ पर रोज़गार से जोड़ा जाता है और बाकी वहाँ के लोगों ने तकनीकी के क्षेत्र में अलग अलग ऐसा पढ़ाई नहीं होने के कारण वहाँ बस्तर के लोगों को वहाँ पर अच्छे नौकरी में नहीं लिया जाता है। और अभी धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में आईटीआई और अभी सभी वहाँ पर समाज वर्ग से अभी पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जा रहे हैं। धीरे धीरे वहाँ पर अभी भर्ती प्रक्रिया चालू है। लेकिन समस्या जस की तस बनी है। हम लगातार कोई भी सरकार आती है विकास की बातें करती है कि बस्तर, सबसे पहले टारगेटेड ये होता है कि बस्तर को हमने बहुत कुछ दिया या बहुत कुछ किया, या बस्तर के लिए किया, आदिवासियों के लिए किया, रोज़गार मुहैया कराया, लोगों को सुविधाएं मिले। तमाम बातें सिर्फ कागज़ों पे होती है, वास्तविकता धरातल पे वो कहीं पे नहीं दिखती। सिर्फ जो मुख्यालय जो क्षेत्र है वहीं पर ही रोड बना दिए गए हैं, स्कूल कॉलेजेस बना दिए गए। लेकिन अंदरूनी क्षेत्रों की आज भी बात करें तो दुर्दशा आज भी आदिवासियों की वहीं है। आप लोग की सरकार लगभग अब 15 साल हो गई और फिर से एक बार आपकी सरकार आई। इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार की। सिर्फ दावे किए जाते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, विकास कहीं क्यों नहीं दिखता बस्तर में? देखिए, बात तो सच है कि अभी लगातार बस्तर में नक्सली समस्या होने के कारण
विकास में कहीं न कहीं रुकावट आई थी और हमारी सरकार 15 साल रही। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने बस्तर को विकास की क्षेत्र में बहुत सारे डेवलपमेंट किया। अगर शिक्षा के क्षेत्र को अगर देखा जाए, हमारे दंतेवाड़ा ज़िले में गीदम जऊंगा एजुकेशन अब के नाम से निर्माण किया और वहाँ पर लगभग 6000 बच्चे आवासीय पढ़ रहे हैं। आज वहाँ के बच्चे आज आगे जाके उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और किसानों के क्षेत्र में बहुत बड़ी काम की है। वहाँ पर हमारे कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एक मोछोबाड़ी योजना और बोर करा के बहुत सारे किसानों को वहाँ पर आगे बढ़ाया है। और आज भी दंतेवाड़ा ज़िला एक ऐसे ही एकलौता ज़िला है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर एक जैविक खेती के नाम से वहाँ जाना जाता है और वहाँ किसी प्रकार का रासायनिक का उपयोग ना करते हुए जैविक खेती करते हैं वहाँ के किसान। निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है कि जैविक खेती के लिए दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्र को चुना गया और वो लगातार कामयाब भी होता रहा। हमने इस चीज़ को भी देखा है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ अटामी जी, चूँकि स्वास्थ्य सुविधा की हमेशा बात होती है, बस्तर का क्षेत्र है, खासकर दंतेवाड़ा का क्षेत्र, अंदरूनी क्षेत्र की बात करें, अस्पताल या सामुदायिक केंद्र जरूर बना दिए गए हैं, लेकिन ना वहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध हैं, ना वहाँ पे स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध है, ना ही वहाँ पे जो दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध है, जिसके चलते वहाँ जो रहने वाले आदिवासी हैं वो जो बीमारी जैसे जो निजात मिलनी चाहिए या जो उनको समय पे उपचार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अभी ये बात को मानना पड़ेगा, जिस प्रकार 108 एम्बुलेंस तत्कालीन सरकार ने वहाँ 15 साल पहले शुरुआत किया था और उसके बाद 5 साल कांग्रेस की सरकार ने वहाँ पर शासन किया है। उस समय सारे 108 एम्बुलेंस ये सारे सुविधा को बंद कर दिया गया था और वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर डीएमएफ के माध्यम से वहाँ डॉक्टरों को रखा जाता था, उनको भी निकाल दिया गया। अस्पतालों में लोकल स्तर में वहाँ कर्मचारी भर्ती कर दिया गया था, उनको भी निकाल दिया गया था। वास्तव में 5 साल में वहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखेंगे तो दयनीय स्थिति आई थी। अभी अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने फिर से डॉक्टरों का सैकड़ों में भर्ती कराया है। अभी अभी हमारे दंतेवाड़ा में लगभग 10 से 12 डॉक्टर वहाँ पहुँच गए हैं और हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने फिर से डॉक्टरों को मांगा है और फिर से छत्तीसगढ़ में डॉक्टर यहाँ आ रहे हैं और लगातार स्वास्थ्य केंद्र में हम सुविधा देते जा रहे हैं और लोगों को अभी अभी दंतेवाड़ा ज़िला में स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से डॉक्टरों को माध्यम से एक रथ के माध्यम से गांव में जाके ही लोगों का चेक जैसे कुछ ऐसे बीमारी होती है हमेशा चले आता है, जिसके कारण वो अस्पताल में नहीं पहुंच पाते हैं, उसकी टेस्टिंग नहीं हो पाती है। उसके लिए डॉक्टर एम्बुलेंस के माध्यम से गांव में जाके गांव में ही उसकी परीक्षण कर रहे हैं। लेकिन अटामी जी एक चीज़ तो ये बड़ी समस्या ये भी है ना, क्योंकि चूंकि वो पूरा ऐसा जंगल क्षेत्र है और नदी नालों से भरा पड़ा है और सबसे ज़्यादा समस्या वहाँ पे जब बारिश आती है तब पूरे गांव में पानी भर जाता है और लोगों को पीलिया, डायरिया, तमाम बड़ी बीमारियाँ होती है, वहाँ तक वो स्वास्थ्य सुविधा पहुँच ही नहीं पाती। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि पिछले कई सालों में हमने देखा है कि वहाँ पर मौतें बहुत हुई है डायरिया से भी। देखिए अभी ये वास्तव में बारिश में ये बारिश आने के बाद जब पानी का भराव होता है, कहीं न कहीं पानी भर जाता है,
तो उस समय कहीं ना कहीं ये परेशानी आता है। फिर भी हमारे प्रशासन के निर्देश पर सरकार की योजना के तहत पूरी कोशिश करते हैं, तत्काल वहाँ पर पहुंचकर उसका निराकरण करें और स्वास्थ्य हमला तत्काल वहाँ पहुंच जाती है। और ऐसे डायरिया से कुछ मौतें हो जाती है, उसको बचाव के लिए सरकार ने बहुत बड़ी एक योजना निकाली है, डॉक्टरों को निर्देशित किया है। कोई भी गांव में किसी प्रकार का इस प्रकार का मरीज रहे तो उनको तत्काल उच्च स्तर पर उसका उपचार हो। ये सरकार इस पर हमेशा कटिबद्ध है और काम कर रही है। क्या वजह है कि उस बस्तर क्षेत्र में और आपके क्षेत्र में, हम दंतेवाड़ा की बात करें, आज भी लोगों में जागरूकता की कमी है? अधिकांशतः ये भी देखने आता है कि जब बड़े नक्सल वारदात होते हैं तो वहाँ के ग्रामीण मजबूरीवश से कह सकें या जो भी एक रीज़न कह सके कारण, वो वहाँ पर न फोर्स का साथ दे पाते हैं न वो नक्सलियों के साथ। क्या वजह है? ऐसे में दोनों पार्टों में तो वहाँ का आदिवासी पिस जाता है। जागरूकता की कमी है, ना शिक्षा पहुँच पा रहा, ना स्वास्थ्य। आखिर कब तक वहाँ पे लोगों का विकास हो पाएगा? कब वो फ्रंट लाइन से जुड़ पाएंगे? देखिए, वहाँ पर लोगों का विकास अंदरूनी क्षेत्रों में, वहाँ के लोगों का विकास जिस प्रकार होना चाहिए नहीं हो पा रही है। ये बात सच है कि अभी अब जिस प्रकार वहाँ नक्सलियों के दबाव में लोग खुलकर ना प्रशासन को बोल पाते हैं, ना ही नक्सलियों के बोल पाते हैं। ये दोनों के बीच में वहाँ के लोगों को रहना होता है। जब वहाँ रात में नक्सली का क्षेत्र होता है, फिर दिन में पुलिस घूमता है। अब वहाँ के लोगों को अपने गांव में रहना है, इसलिए वो लोग जिस प्रकार पहले की परंपरा के अनुसार ही वह रहना चाहते हैं, कुछ मजबूरी के कारण लोग आगे आके ना सरकार को, प्रशासन को नहीं बोल पाते हैं। मुखबिर की सूचना बता कर कई बार नक्सली खुलेआम हत्या करते हैं वहाँ के बेचारे बेबस आदिवासी जो वहाँ रहवासी जो वहाँ रह रहे हैं। जंगल जिनकी ज़मीन है, जंगल है उनकी, ज़मीन उन्हीं की, सब चीज़ उन्हीं की, वो उनके ही नहीं रह हो के रह गए हैं। आए दिन हम देखते हैं, सुनते हैं, खबरों में चलते रहती हैं कि सिर्फ मुखबिर की सूचना होने पर कि पुलिस का मुखबिर है ऐसा करके आदिवासियों को लगातार नक्सली मार भी देते हैं। उसके लिए आप लोगों ने कभी कड़ा कदम या कठोर कदम उठाने का प्रयास नहीं किया कि इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए? देखिए, वहाँ पर मुखबिर बताकर बहुत सारे लोगों का हत्या कर दी जाती है। और ऐसा वहाँ के लोग अंदरूनी क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ के भोले भाले लोग होते हैं, वो कभी भी किसी का मुखबिरी नहीं कर सकते हैं। फिर भी उनको मुखबिर बताकर हत्या कर देना ये गलत है। वहाँ एक दहशत बनाने के लिए इस प्रकार का हत्या किया जाता है। वहाँ के लोग कभी भी किसी का ना ही पुलिस का मुखबिरी करते हैं, ना नक्सली का करते हैं। वो अपने बीच में रहने का पूरा कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक मुखबिरी का आरोप लगाकर उनको हत्या कर दिया जाता है। एक चीज़ और है टामी जी, लगभग 4 दशक हो गए, 40 साल के आसपास होने जा रहे हैं, बस्तर क्षेत्र में नक्सली वारदात लगातार बढ़ते जा रही हैं, कभी कमी नहीं आई। किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे केंद्र में भी किसी की सरकार हो। क्या वजह है कि वहाँ से नक्सल को हम समाप्त नहीं कर पाए, या नक्सल को पूरी तरह से समाप्त करने में हम विफल रही, किसी की भी सरकार हो? क्या वजह मानते हैं इसके आप? ये बात तो सच है कि अभी तक नक्सली तत्कालीन सरकार भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह की सरकार जब रही, बहुत ही नक्सली के ऊपर एक दबाव बनाया था
और बीच में 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, फिर वो रोड में आ गए थे और अभी फिर विष्णुदेव की सरकार बनी। अब नक्सली के ऊपर कार्रवाई लगातार कर रही है और लोगों का भरोसा है ये सरकार बहुत जल्दी इस मसले पर समाधान करेगी। निश्चित रूप से नक्सल जो समस्या है उसका समाधान होना ही चाहिए, क्योंकि पूरा देश छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद की समस्या के नाम से जानते हैं, जो बेहद बेहद ही खराब बात है। यहाँ से अगर हम बात करें कि रायपुर से ही लगभग 300-400 किलोमीटर दूर है बस्तर क्षेत्र, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, अब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँ, सिर्फ और सिर्फ वो जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र है, चाहे वो तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ की सीमा हो, चाहे आंध्रा की सीमा हो, चाहे उड़ीसा की सीमा हो, जो छत्तीसगढ़ बेल्ट से लगी हुई है, वो उन सीमाओं पर ही नक्सल वारदात बड़ी होती है। अब धीरे धीरे नक्सलवाद की समस्या है वो समाप्त भी होने के कगार पर है, और निश्चित रूप से इस समस्या से हमको निजात भी पाना जरूरी है, ताकि उस क्षेत्र के लोगों का विकास भी हो। मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा टमी जी, चूँकि वो जो क्षेत्र है मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है, आपको क्या लगता है कि ये दंतेवाड़ा जो क्षेत्र है, अगर मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ, इस क्षेत्र का विधायक हूँ, तो मेरी प्राथमिकता क्या है कि मैं दंतेवाड़ा को किस ओर लेके जाऊँ, कितना विकास हो पाए? जी, मैं दंतेवाड़ा ज़िले का, वहाँ का विधायक होने के नाते सरकार की मोदी गारंटी की बहुत सारे जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और हमारे विष्णुदेव सरकार की बहुत सारे जन कल्याणकारी योजना को लेकर और बहुत सारे विकास को लेकर अभी मैं निचले स्तर तक, गांवों तक जाने वाला हूं और इस सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का पूरी कोशिश मेरा है। जिस प्रकार वहाँ पर कुपोषण का शिकार होता था पानी के कारण, अब मोदी जी की गारंटी में या हर घर में नल लगाने का योजना है। सभी लोगों को, गांव के अंतिम व्यक्ति को भी पीने का शुद्ध पानी मिले, ये मेरी सोच है, ताकि आगे जाके उनको किसी प्रकार का बीमारी से जूझना ना पड़ेगा। और पानी के साथ साथ वहाँ के लोगों का मेन बिजली होता है, ताकि हर घर में बिजली पहुँचे, और जहाँ भी बिजली नहीं है अंदरूनी क्षेत्रों में भी हर घर में बिजली पहुँचे। जहाँ बिजली खंभा नहीं पहुँच पाता है वहाँ सोलर के सिस्टम से वहाँ तत्काल लोगों को बिजली मिले। ये मेरा एक नीति लोगों के पास ले जाने का मेरा एक उद्देश्य है। लोगों को हर संभव मैं सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाते रहूँगा। जिस प्रकार वहाँ के लोग तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, वहाँ इमली, महुआ, टोरा बीनते हैं, उनको अच्छा मार्केटिंग मिले वहाँ पर, ये मेरा सोच है। अंदर सारे बाज़ार, अंदर बाज़ार चालू रहे, ताकि उनको किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। ये मेरा स्थानीय विधायक होने के नाते ये वहाँ के लोगों को निश्चित रूप से आज कृषि के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आगे आएंगे। और वहाँ पानी की समस्या होती थी, अब मैंने वहाँ प्रशासन की तरफ से अभी कुछ दिन पहले, 10-12 दिन पहले केरल गया हुआ था। वहाँ केरल राज्य ने जिस प्रकार वहाँ किसानों का और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उस राज्य में डेवलपमेंट किया है, कैसे पानी, वहाँ पानी का समस्या था, पानी को कैसे रोकना है, वहाँ मैं विजिट करके आया हूँ। और निश्चित रूप से मैं यहाँ पर अभी दंतेवाड़ा ज़िला में कलेक्टर से मिलकर हम वहाँ डीएमएफ के माध्यम से ऊपरी स्तर से पानी को रोकते रोकते नीचे तक हम कैसे लाएंगे। पानी को जगह जगह चेक डैम बांधते हुए, फिर तालाबों का मैं अभी
अधिकतर तालाबें वहाँ खोदा जाए, तालाब से पानी रोका जाएगा, लोग मछली पालन भी करेंगे। अब धीरे धीरे जल स्तर नीचे जा रहा है बोर के माध्यम से, इसलिए मैंने देखा और अभी हर घर में एक कुआं होना चाहिए, हर मोहल्ले में एक बड़ा तालाब होना चाहिए, हर किसान को एक एक एकड़ में एक मछली पालन के नाम से एक तालाब होना चाहिए। ये पानी भी ज़मीन स्तर पर नीचे रहेगा और किसानों को भी लाभ मिलेगा। और अभी एक एकड़ में हम वहाँ लोगों का फेंसिंग करा के सब्जी लगा के लोगों को सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, ताकि उसके बाद किसान खुद अगले बार वो सब्जी उगाएंगे। क्योंकि मैंने देखा वहाँ के किसान आंध्रा मिर्ची तोड़ने के लिए जाते थे। मैं खुद भी किसान हूँ और मैं खुद भी खेती कर रहा हूँ, वो मिर्ची वहाँ लगा रहा हूँ, हर प्रकार का सब्जी लगा रहा हूँ, लोगों को दिखा रहा हूँ और लोगों को बता रहा हूँ, जो प्रेरित कर रहा हूँ कि अब सबको करना है। ये क्षेत्र में जाके मैं निश्चित रूप से 5 साल में बहुत ही किसानों को आगे उठाऊंगा। निश्चित रूप से किसानों का विकास होना भी चाहिए। सरकार लगातार किसानों के नाम से वोट भी लेती है, तमाम चीज़ें करती है, लेकिन किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो निश्चित रूप से जो निचले स्तर के किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको ज़रूर सुविधाएं सरकार मुहैया करा भी रही है और उन तक पहुंचना भी चाहिए। योजना है, सरकार की तमाम योजना है, पूरे देश भर में है, प्रदेश में है, उसकी योजना निश्चित रूप से पहुंची। मैं लास्ट आपसे एक प्रश्न ये भी करना चाह रहा था कि चूँकि किसान वहाँ पे काम कर ही रही है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, सरकार भी बहुत सारी योजना बनाती, जो तमाम किसानों की जो योजना है वो किसानों तक जल्द से जल्द कैसे पहुँचे और उनका विकास कैसे हो। हमेशा सरकार यही होती कि वोट बैंक होता है किसान, तो किसान का विकास कैसे हो। हम बातें भर करते हैं कि किसान का विकास हो, चूँकि आप भी किसान हैं, समझते हैं चीज़ों को। अभी हमारे दंतेवाड़ा ज़िले में जिस प्रकार एक जैविक खेती में एक बूम गादी के नाम से वहाँ जाना जाता है, और वहाँ के किसान बूम गादी में स्वयं रेट तय करते हैं और उसका मार्केटिंग होना चाहिए। और मैं किसान होने के नाते, खुद भी किसान हूँ और विधायक होने के नाते सरकार में मैं ये भी प्रस्ताव रखा हूँ, वहाँ के जैविक जिला होने के नाते वहाँ के किसानों को जैविक बाज़ार का सरकार की तरफ से अलग से व्यवस्था दिया जाए और वहाँ का जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। ऐसे मैंने खुद प्रस्ताव रखा और हमारे माननीय कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी ने आश्वस्त किया। बहुत जल्दी हम जैविक खेती के बारे में बस्तर में दंतेवाड़ा को बहुत जल्दी हम सरकार की हर योजना का लाभ उनको देंगे। ऐसा पूरी मेरे कोशिश है कि वहाँ जैविक खेती करे और वहाँ के मूल्य रेट हो वहाँ के किसान तय करे और इसके मार्केटिंग उच्च स्तर तक मार्केटिंग हो, ये बहुत ज़रूरी है ताकि किसान और अच्छे से उत्पादन कर सके। बिल्कुल। एक और मेरे मन में हमेशा से प्रश्न रहा है टामी जी, और बहुत, चूँकि आप भी आदिवासी ही हैं और उस क्षेत्र के रहे हैं, चूँकि हम ये भी देखते हैं कि आदिवासी अब अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से दूर होता जा रहा है, जो बहुत विश्वविख्यात था कि वहाँ की परंपरा बस्तर, चाहे वो हम बस्तर दशहरे की बात करें, चाहे घोटुल परंपरा की बात करें, तमाम जो बाजार हाट की जो परंपरा है, मुर्गा लड़ाई की परंपरा है, तमाम जो परंपरा है, अब उससे कोसों दूर होता जा रहा है। आखिर इन सब चीज़ को बचा कैसे पाएंगे? हाँ, ये बात सच है। धीरे धीरे वहाँ के लोग अपनी संस्कृति से जुड़े हुए थे और धीरे धीरे वो लुप्त होते जा रहा था। आज भी गोटुल वहाँ पर बस्तर में, हमारे दंतेवाड़ा का भी कुछ क्षेत्र आता है, हंदावाड़ा क्षेत्र, वहाँ गोटुल परंपरा आज भी चलता है। फिर भी धीरे से वो लुप्त होते जा रहा है। फिर हम लोगों ने अभी प्रयास कर रहे हैं और मेरी खुद की प्रयास है, जो भी परंपरा रूढ़िवादी है उसको बचा के रखना और उन लोगों को प्रेरित करना, ये बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ एक हमारे आदिवासी
अभी विश्व दिवस मनाने के लिए एक बैठक रखे थे। वहाँ पर निर्णय हुआ है कि हमारा डोल नाचना आदिवासियों का एक परंपरा है, इसलिए हर घर में एक डोल होना चाहिए। देवी देवता हाँ, वहाँ के देवी देवता। अब वो मुझे भी वो निर्देशित किए हैं कि विधायक के पास भी कम से कम 5 डोल होना चाहिए, और वो भी आदिवासी परंपरा में जब ऐसे त्यौहार होता है तो खुद आदिवासी के साथ इस प्रकार का त्यौहार में शामिल हो, जिस प्रकार वहाँ का देवगुड़ी होता है। देवगुड़ी में आज भी वो परंपरा है जो हर चीज़ को वास्तव में अगर देखा जाए, आदिवासियों के पास अगर देखा जाए, जो भी चीज़ होता है हर ऋतु में जो फल आता है, जैसे वहाँ आम होता है, महुआ होता है, ये सब होता है, सबसे पहले वो धरती को अर्पण करते हैं, उसके बाद ही वो खुद सेवन करते हैं। वो बाकायदा पूजा करते हैं। आम का आम पंडुम होता है, जैसे सेमी वगैरह ये होता है उसका भी पंडुम होता है। हर चीज़ का अलग अलग पंडुम करते हैं। पंडुम के माध्यम से वो फिर धरती माँ को उसको पूजा करते हैं, उसके बाद खाते हैं। आज भी वहाँ पर मैंने देखा, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी अगर आम का पंडुम नहीं होगा, आम गिरे भी नहीं रहेगा तो उसको छुएंगे तक नहीं, जब तक आम का पूजा नहीं हुआ। वो पूजा होने के बाद ही करते हैं। और ऐसा हमारे देवगुड़ी में आज भी लोगों का आस्था है और इसको बनाए रखे, ऐसा हमारी सरकार ने अभी सभी जगह देवगुड़ी बनाकर वहाँ की परंपरा जो पहले से चले आ रहा है उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनकी कैसे रक्षा हो, उनकी रक्षा कैसे करें, ऐसा पूरी सरकार तरफ से भी बहुत सारी योजनाएं हैं। और सरकार ने भी देवगुड़ियों के लिए वहाँ पर यात्रा मेला करने के लिए हम शासन तरफ से भी उनको कुछ राशि देते हैं, ताकि वो अच्छा से अपना परंपरागत वहाँ का मेला मंडाई करते रहें। तो निश्चित रूप से ये चैतराम अटामी जी बीजेपी के दंतेवाड़ा के विधायक, जो नक्सल क्षेत्र है और उस क्षेत्र में कितना चुनौती होता है लोगों तक मिलना, अपनी बातों को रखना, सरकारी योजनाओं को करना। लेकिन निश्चित रूप से अगर हम दंतेवाड़ा क्षेत्र की बात करें, काफ़ी विकास की ओर अग्रसर हो चुका है और सरकार लगातार, जो भी सरकार रही है लगातार अच्छा काम करती है। निश्चित रूप से उनका लाभ वहाँ तक पहुँच रहा है और एक नए विकास, नए दौर की ओर अग्रसर हो रहा है दंतेवाड़ा और बस्तर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया चैतराम जी, आप हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।